पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी से आते हैं, बीजेपी की पॉलिसी इलाके को देखकर कैसे बदल जाती है? बिहार में बीजेपी की पॉलिसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहती है, यूपी में ख़िलाफ़ रहती है, और आसाम में जो बीजेपी की पॉलिसी है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, यहाँ मुसलमानों को टिकट भी दिया गया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपकी पार्टी का? देखिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अवामी पार्टी है और पूरे देश के अंदर काम करती है, और इसका एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आसाम के अंदर 5 साल पहले सरकार आई, इसने जो काम किए सभी के लिए किए, बगैर भेदभाव के किए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज आसाम का हर तबका मुतमईन है, और उस सरकार को जो 2016 में लाए थे दोबारा यहाँ के लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि आसाम में चाहे वो फलाही स्कीमें हों, चाहे वो स्टेट लेवल की स्कीमें हों या जो है केंद्र सरकार की स्कीमें हों, बगैर भेदभाव के यहाँ पर पहुँची। क्योंकि आसाम के अंदर 35% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, और तमाम के तमाम ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जो बाढ़ के इलाके हैं या कहीं ना कहीं आसमानी आफात से जो मुतासर हो जाते हैं। उनमें सरकारों ने अच्छी तरीके से काम किया, भेदभाव नहीं किया, और मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उस पर आगे बढ़े। इसलिए विश्वास जागा है, और इस विश्वास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 8 टिकट मुसलमानों को दिए, और सभी इलाकों में दिए। 1 टिकट कछार में दिया, बराक वैली के अंदर, 2 टिकट मिडिल आसाम में दिए जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है, जैसे कि होजाई है, नौगांव है, मोरेगांव है, और 5 टिकट लोअर आसाम में दिए, बारपेटा और दुबरी की तरफ। तो मनोज साहब, आप ये मानते हैं कि बीजेपी की नैया भी मुसलमानों के बगैर कहीं ना कहीं पार नहीं लग सकती, और इसलिए बीजेपी मजबूर है कि आसाम में अगर सरकार बनानी है तो मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी भेदभाव, धर्म, जात पात को देखकर कभी टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हर भारतीय अपना है, हर भारत का रहने वाला, हर समाज का आखिरी व्यक्ति जो है वो देश का है। देश की उन्नति के लिए आसाम की डेमोग्राफी को देखते हुए, आसाम के लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसको देखते हुए ये टिकट दिए गए हैं। आसाम में बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी पाई जा रही, जो मैंने इलाकों में देखा कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है तो उसको लेकर के आवाम में नाराजगी है, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी, और गैर मुस्लिमों में मुसलमानों से ज़्यादा है जो ओरिजिनल आसामी है। उन्हें लगता है कि बीजेपी सीए के ज़रिए से आसाम को बंगाली स्पीकिंग लोगों के ज़रिए भर देगी, और जो आसाम की तहजीब है, यहाँ का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि सीए को लेकर जो पूरी दुनिया में भ्रम फैलाया गया था, आसाम में आने के बाद जब आदमी यहाँ देखता है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाता है कि डिटेंशन कैंपों की बातें होती थी, कहीं ना कहीं जो है लोगों को भगाने की बातें होती थी। यहाँ आसाम के हिंदू हों या मुसलमान सभी मुतमईन हैं, और सब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जो सीए, एनआरसी, ये तमाम चीज़ें हुई हैं सलीके से हों, और इससे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ना इसमें हिंदू को नुकसान होगा, ना मुसलमान को नुकसान होगा। और कुछ लोग अगर एनआरसी में आ भी जाते हैं तो उनके लिए सरकार एक अच्छा कानून बनाएगी, ताकि वो भारत के अंदर या जो भी व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था के एतबार से वो रह सकें। लेकिन इस कानून में तो सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया है ना, कि मुसलमानों के अलावा जितनी माइनॉरिटीज़ है सबको शरीयत दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। तो इसका साफ मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। दूसरे रास्ते से ये भी कहा जा रहा है कि इसको रोहिंग्या यानी म्यांमार बनाने की तैयारी है। ऐसा नहीं है, ये तो पिछले 70 सालों से कांग्रेस लोगों को डरा रही है, और कांग्रेस की बी टीम है, मुलायम, माया, लालू, कालू, बदरुद्दीन अजमल साहब जैसे लोग जो कांग्रेस साहब मिलके चलते हैं, पहले गालियां बकते हैं, उसके बाद में फिर मिल जाते हैं। ये लोग मुसलमानों को ये बातें बहकाते हैं, मगर देश का मुसलमान इस बहकावे में आने वाला नहीं है। उसने 5 साल देखा कितनी ईमानदारी के साथ में यहाँ एनआरसी हुई है, और बहुत ही सलीके के साथ में लोगों को उसके अंदर शामिल किया गया। इससे पहले कांग्रेस डी वोटर के नाम पर यहाँ के मुसलमानों को डराती थी, उनका वोट लेती थी और जलील करती थी। और आज आसाम का मुसलमान ये जान चुका है कि अगर हमें देश के अंदर इत्मीनान, मोहब्बत, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है और देश की उन्नति के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए हमें काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाना होगा और कांग्रेस जैसी बेवफा पार्टी को छोड़ना होगा। लेकिन आसाम के मुसलमान तो सारे के सारे वन साइडेड होकर मौलाना बदरुद्दीन अजमल यानी AIUDF की तरफ है। देखिए, वन साइडेड होकर मुसलमान अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के अंदर आज 10-10, 20-20 हज़ार मुसलमान यहाँ पर है। आज आप बराक वैली हो, कछार हो, हालाकंडी, अलगापुर, लखीपुर, बदरपुर, करीमगंज, काटली छोड़ा, सिलचर के अंदर हज़ारों की रैलियाँ हो रही हैं, और मुसलमान भाजपा के साथ है। इसके अलावा अब इधर आ जाइए मिडिल आसाम के अंदर, लाहौरी घाट, रुपोही, सामुग्री, नौगांव शहर, और उसके अलावा जो है आपका लमडिंग, होजाई,
और फिर लोअर आसाम के अंदर जो है धुबरी, बरपेटा, साउथ शालमारा, बिजनी, इन इलाकों के अंदर भाजपा में मुसलमान बड़ी तादाद में आ रहा है। जो पार्टी के सीनियर लीडर है अमित शाह साहब, वो आसाम आते हैं और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बोलते हैं कि लैंड जिहाद कर रहे हैं, माफिया है, कई तरह के उल्टे सीधे उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि आसाम में उनकी एक पहचान है, शनाख्त है उनके सोशल वर्क की वजह से, और वो कुछ लोग सियासत में आकर के पैसा कमाते, बिजनेस करते हैं। वो अपनी बिजनेस में पहले आए हैं, उसके बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा है। तो क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि अमित शाह साहब की जो बातें हैं सियासत में इस तरीके का किसी पर घिनौना इल्ज़ाम लगाना चाहिए? देखिए, लैंड जिहाद या लव जिहाद ये बदरुद्दीन अजमल साहब ने तो नहीं किया, मगर जिन लोगों ने किया है उनके बारे में उन्होंने ये बात कही है। लैंड जिहाद या लव जिहाद के ख़िलाफ़ हम भी हैं, हर मुसलमान है। मुस्लिम तहजीब के अंदर, इस्लाम के अंदर लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो लोग ऐसा काम करते हैं वो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ करते हैं, और ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को, अपनी फैमिलियों को, अपने तमाम घर वालों को धोखा देते हैं, और उस फैमिली को भी धोखा देते हैं जिसमें जाके ये ऐसा काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे लड़के पढ़ लेते हैं, IAS IPS बन जाते हैं, MP MLA बन जाते हैं, वो लव जिहाद के ज़रिए गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं, और हमारे यहाँ जो अच्छी बच्चियाँ हैं पढ़ी लिखी घरों में बैठे रह जाती हैं। इसलिए हम सख्त खिलाफ हैं इसके। इस पर कानून बनना चाहिए, जैसे यूपी में कानून बना है, मध्य प्रदेश में बना है, ऐसा कानून पूरे भारत में बनना चाहिए। ठीक है, कानून बनना चाहिए, लेकिन जो एक्शन होता है ना, कार्रवाई होती है, वन साइडेड होती है। मुसलमान लड़का है तो कार्रवाई हो जाती है, हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़के से शादी की तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई सब पे होनी चाहिए और सब पे होती है। झूठ बोल के, धोखा दे के जो है जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, धोखा जो भी देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए मजबूती से लड़ना चाहिए। मुसलमानों में जो संगठन है, जो तंजीमें हैं, इन लोगों को आगे आकर ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए, ताकि अपने माशरे को भी अच्छा बनाएं और दूसरों के सामने जो दिक्कत है उन्हें भी ख़त्म करें। आसाम में कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद है आपको? आसाम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना रही है। फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है और 47 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, उसमें 40 सीटें भाजपा जीत रही है। इसके अलावा पहले ही राउंड के अंदर चुनाव एक तरफ हो चुका है, और आसाम की आवाम ये जान चुकी है कि बदरुद्दीन अजमल साहब को दिया हुआ वोट या कांग्रेस को दिया हुआ वोट जो है वो बेकार होगा। इसीलिए आसाम का मुसलमान भी भाजपा के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने CM के कैंडिडेट का यहाँ अनाउंसमेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि आसाम में उनके पास अब ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसकी बुनियाद पर वोट मांग सके। जो उनके करंट CM थे उनका भी उन्होंने नाम ऐलान नहीं कि वो CM रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर से खुद ही डर महसूस हो रहा है कि हमारे काम काज से यहाँ की जनता खुश नहीं है, इसलिए इस मरतबा भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जाए आसाम में। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी भी CM डिक्लेयर करके चुनाव नहीं लड़ती है, और ये हमारा फैसला ये आवाम की वजह से नहीं है, बल्कि हमारा इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने के बाद संसदीय दल की मीटिंग बुलाती है, उसमें जो MLAs होते हैं वो नेता चुनते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान होता है। हमारे यहाँ कई चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के लायक हैं और मुख्यमंत्री बनने की सलाहियत है उसमें। आसाम के अवाम का जो वोट है और यहाँ का सपोर्ट, और वहाँ उस टाइम के हालात बताएंगे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, और इसीलिए भाजपा ने किसी एक पर तकिया न करते हुए पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और जीतेगी, और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आसाम के मुसलमान बीजेपी के साथ है। आसाम ने या आसाम की हुकूमत ने आसाम के मदरसों में को एक तरह से बैन करने की कोशिश की, जो वहाँ तालीम हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो भेदभाव है ना मुसलमानों के साथ जो आपकी पार्टी कर रही है। देखिए, मदरसे बंद नहीं हुए हैं, उन मदरसों को रिचार्ज किया जाएगा, और उन मदरसों के अंदर हिफ्ज़ के साथ साथ, आलिम के साथ साथ ग्रेजुएशन तक की तालीम भी होगी। मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स में शामिल किया जाएगा। किसी आलिम की तनख्वाहबंदी की गई है, किसी मदरसे की ज़मीन को कब्जे में नहीं लिया गया है, सब वैसे के वैसे ही हैं। हम बाकायदा तौर पर वो बना रहे हैं। मौलाना अताउर रहमान कासमी इसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं। सब मदरसा तो फिर स्कूल बन जाएगा ना, फिर मदरसा रह क्या जाएगा? आप खुद जानते हैं, मदरसा के फारिग हैं कि मदरसा का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, जो कौमी मदरसे हैं उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो मदरसे वाकई हैं सरकारी मदरसों के अंदर, उत्तर प्रदेश हो या बिहार या यूपी हो या बंगाल और या आसाम, सभी जगहों पर एक तरफा माहौल था। कोई तालीम उनमें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ वक्त पूरा करते थे वो लोग। इसलिए गुजारिश करके उन मदरसों को चेंज करने के लिए कदम उठाया गया है, और ऐसा कदम पूरे भारत में उठाया जाएगा। जहाँ जहाँ मदरसा बोर्ड के नाम पर बदमाशियाँ हो रही हैं, तनख्वाहें खाई जा रही हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। सरकार का पैसा सही तरीके पर खर्च हो और अच्छी जगह खर्च हो, ताकि मुसलमानों में ऐसे बच्चे पैदा हों जो राष्ट्र निर्माण के अंदर और समाज के निर्माण के अंदर अपना सहयोग दे सके। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लड़ाई यानी बीजेपी की जो लड़ाई है कांग्रेस से है आसाम में या बदरुद्दीन अजमल से है? देखिए, हमारी लड़ाई जो है
हर उस शख्स से है जो आसाम के लोगों के भावनाओं से खेलने वाला हो, यहाँ के लोगों के मिसगाइड करने वाला हो, चाहे वो कांग्रेस हो और बदरुद्दीन अजमल हो। आज ये दोनों कल तक एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, हर चौराहे को गिरबान पकड़ के घूम रहे थे। बदरुद्दीन कहते थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी कातिल है और कांग्रेस कहती थी हु इज बदरुद्दीन। आज दोनों गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। वो जान चुके हैं कि उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, ज़मीन खिसक गई है, आसाम का मुसलमान उन्हें छोड़ चुका है। इसी वजह से लोअर आसाम के अंदर आज आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो रही है। और कछार और बराकवेली के अंदर जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में है, भाजपा की सभाओं के अंदर भाजपा नेताओं के साथ सभी तरीके से आगे बढ़ रहा है और आसाम के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये पूरे भारत के लिए एक मैसेज होगा। लेकिन ज़मीन पर तो नज़र नहीं आ रहा है। मैं भी जा रहा हूँ वैसे दावा करने का। आखिरी सवाल आपसे सुहेब साहब कि रिजल्ट आ जाता है, चुनाव हो जाता है, तो सुहेब साहब दिल्ली में रहते हैं, यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, आसाम में स्पेशली बीजेपी ने मौलाना सुहेब को क्यों भेजा? मैं तो 2013 से यहाँ काम कर रहा हूँ और आसाम के अंदर क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कश्मीर के बाद मुसलमान भाजपा में अगर कहीं है प्रदेश में तो वो आसाम के अंदर है। थर्ड कश्मीर की यानी आसाम को भी कश्मीर बनाने का मंसूबा है बीजेपी का। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कश्मीर और आसाम के अंदर जिस तरीके से यहाँ भी मुसलमानों की भूमिका है, तो यहाँ से अच्छे मुसलमान निकल के आगे आएँ, अच्छी लीडरशिप डेवलप हो, ताकि वो आसाम के निर्माण में और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उसी को तलाश करने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। और जमात उलमा हिंद पूरी ताकत से बूथ लेवल पर लगी हुई है और अपना किरदार अदा कर रही है। कि कश्मीर की तरह आसाम को भी बनाने का मंसूबा है बीजेपी का। जिस तरीके से में फौज लगाया गया, उनके खुसूसी स्टेटस को ख़त्म कर दिया बीजेपी ने, 1 साल तक इंसानी हुकूक से उन्हें महरूम रखा गया। क्या आसाम के लिए भी कुछ ऐसा प्लान है? आसाम के लिए प्लान है कि आसाम में अच्छे लोग पैदा हों, तालीम याफ्ता हों, आगे बढ़ें और आसाम के निर्माण के अंदर अपना जो है किरदार अदा करें और आसाम की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की जो हज़ारों साल पुरानी जो तारीख़ है उसको जो है आगे बढ़ाएं और इस्लाम की तारीख़ को भी सही अंदाज से अमन के साथ में ये लोग लेके आगे चलें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है मौलाना सुहेब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, काफ़ी एक्टिव है, नुमाया रहते हैं और जमात उलमा हिंद के सदर हैं। इनका दावा है कि हमारी पार्टी फुल बहुमत के साथ आसाम में सरकार बनाएगी। दावा ये भी कर रहे हैं जिस पर शायद यकीन करना आपको बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन लगे कि मुसलमान भी बीजेपी के साथ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और AIUDF अलायंस का भी दावा है कि इस मरतबा हमारी अक्सरियत के साथ सरकार बन रही है। सरकार किसकी बनेगी 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।